मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिका में आपका स्वागत है। ये वो शो है जिसमें सवाल आप पूछते हैं और आपके सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। अपने मोबाइल फोन के जरिए 15 सेकंड में अपना सवाल रिकॉर्ड करें और वो वीडियो हमें 8097471285 पर भेज दें। आपके सवालों पर ही आज की ये बहस है, तो अगर अभी तक आपने अपना सवाल नहीं भेजा तो फौरन भेजिए अपना सवाल। आप अपना सवाल ट्विटर पे भी भेज सकते हैं #सवाल पब्लिक का, और YouTube पर सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपना सवाल हमें जरूर भेजें। अब आज के मुद्दे पर आती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सोमनाथ मंदिर पर करीब 17 बार हमले हुए हैं, लेकिन यह मंदिर मजबूती से आज भी खड़ा है। चाहे महमूद गजनवी हो या फिर औरंगजेब, इन सब ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने और फिर लूटने का काम किया है। लेकिन मुगलों के जमाने से लेकर आज तक इस मंदिर की बुलंदी उसी तरह महफूज है, उसी तरह खड़ी हुई है और सोमनाथ मंदिर अपनी जगह पर अटल है। इसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और कहा, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता और तोड़ने वाली शक्तियां ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पर तालिबान के खिलाफ संदेश भी माना गया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह अपना साम्राज्य कायम करने की कोशिश में है, इस बयान को उसी से जोड़कर देखा गया है। पहले आपको सुनाना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज क्या कहा। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया, वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आतंक के खिलाफ एक कठोर और सच्चा बयान था। अब इसे तालिबान से जोड़कर देखा जाए तो उसमें भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कांग्रेस ने इस बयान को एक नई दिशा, शायद गलत दिशा दे दी। कांग्रेस ने कहा कि हमारे देश में कई ऐसी विचारधाराएं हैं जो मानवता पर नहीं बल्कि आतंक फैलाकर चलती हैं। अब कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के जरिए उन्हीं पर निशाना साध रहे थे। आप कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का यह बयान जरूर सुनें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गुजरात के चुनाव अब 1.5 साल में आने वाले हैं, तो नेचुरली ऐसे काम होते रहेंगे। बिल्कुल सोमनाथ हमारे लिए एक फक्र की बात है। वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आस्था सबकी बनी रहती है। तो कुछ विचारधारा हमारे देश में भी ऐसी है जो मानवता पे नहीं, जो एक किस्म का आतंक फैला के चलते हैं। मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने जो बात की है वो सब पे लागू होनी चाहिए, खुद से लेके हर देशवासी पे। अब इसे क्या कहा जाए? सवाल है कि अगर बीजेपी की विचारधारा आतंक फैलाकर चलती है तो क्या दोबारा देश में
बीजेपी की सरकार बनती? इस वक्त देश में वो सरकार है जिसे जनता ने वोट देकर चुना है, और ऐसा भी नहीं कि पहली बार चुना है, 2 बार लगातार बहुमत पाकर एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस सहित देश की कई विपक्षी पार्टियां जनता के फैसले पर भी सवालिया निशान खड़ा करना चाहती हैं। और आजकल इन विपक्षी पार्टियों को तालिबान का मुद्दा क्या मिल गया, तो ऐसा लगता है डेमोक्रेटिक सरकार को भी तालिबान और आतंक से जोड़कर देखा जा रहा है। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। यही लोग अपनी जो विचारधारा है, जो विभाजन करने की विचारधारा वाले लोग कहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ आज ऐसे लोग बोल रहे हैं जिसने इस देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया। पर भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। बात करते हैं आतंक के खिलाफ लड़ने की, 56 इंच का सीने की बात करते हैं। हमने देखा है कि हमारे जवान किस तरह के शहीद हो रहे हैं। जवान के शहीदी के बाद इसको क्या हक हिस्सा मिल रहा है, किस तरीके से सैन्य का उपयोग हो रहा है। तो ये बात सब देशवासी देख रहे हैं। आपने एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के मनीष दोशी को तो सुन लिया। मामला सोमनाथ मंदिर को लेकर नई नई परियोजनाओं के उद्घाटन का था, लेकिन बात ना जाने कहां से कहां चली गई। अब जब बात सोमनाथ मंदिर की है तो जरा फैक्ट पर भी बात कर ली जाए। जो कांग्रेस आज सोमनाथ मंदिर के बहाने जनता के वोट पर चुनी हुई मोदी सरकार को आतंक फैलाने वाली कह रही है, जरा उसके बारे में भी बता दें कि सोमनाथ मंदिर और उससे जुड़ी भावनाओं को लेकर उनके विचार कैसे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी के.एम. मुंशी ने अपनी किताब जय सोमनाथ में लिखा है, सोमनाथ मंदिर पर ही रही चर्चा में जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे कहा कि सोमनाथ मंदिर को रिस्टोर करने की आपकी कोशिश मुझे पसंद नहीं आई है। ये हिंदू रिवाइवलिज्म है जो जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं था। अब जर्नलिस्ट दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के मुताबिक 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होना था। नेहरू जी को जब ये पता चला तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को रोका। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने उनसे कहा कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। ये वही सोमनाथ मंदिर है जहां 19 नवंबर 2017 को जब राहुल गांधी दर्शन करने गए थे, याद है ना, गुजरात के चुनाव थे इसलिए दर्शन करने तो चले गए, लेकिन वहां खड़ा हुआ विवाद इस बात पर कि मंदिर के रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम नॉन हिंदू सेक्शन में आखिर क्यों दर्ज हुआ। वो वक्त गुजरात चुनाव का था। सवाल यह था कि राहुल गांधी ने खुद को नॉन हिंदू बताया या किसी और ने उनका नाम उस सेक्शन में लिखा दिया, लेकिन उस वक्त भी इसे राहुल का सेल्फ गोल ही कहा गया। और आज जब नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के एक नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया तो फिर से राजनीति शुरू हो गई और मोदी विरोध में विपक्षी दल उसे तालिबान से जोड़ने लग गए। ऐसे में सवाल पब्लिक का यह है कि विपक्ष को हिंदुस्तान में तालिबान दिखता है क्या? तालिबान के सहारे विपक्ष को सत्ता की उम्मीद है क्या? मोदी विरोध में प्रधानमंत्री पद की गरिमा भुला गया क्या विपक्ष? राजनीतिक विरोध की ये सोच तालिबानी क्यों ना कही जाए? ये हमारे सवाल है और हम आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज शाम सोनिया गांधी जी की 19 विपक्षी दलों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें सभी दलों से यह कहा गया कि वो अपना हित छोड़कर राष्ट्र हित में मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को हटाएं। विपक्षी दलों ने यह भी तय किया कि वो बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए अपना आपसी मतभेद भूलकर चुनावी मैदान पर उतरेंगे।
कॉमन मैनिफेस्टो बनाने पर भी राय बन रही है। अब सवाल ये भी है कि राष्ट्रहित के नाम पर एक साथ आने का दावा करने वाली ये पार्टियां अगर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को तालिबान के आतंक का फर्क नहीं समझती तो वो देश जनता को क्या समझा पाएंगी। हम इस पर भी आज बात करेंगे। हमारे पास पब्लिक के सवाल आ गए हैं, उसे सुनने से पहले आज मिलवाती हूं अपने मेहमानों से और उनसे परिचय करवाती हूं आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नलिन कोहली, स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी, शेखर अय्यर, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह सांखला जी, लीडर है कांग्रेस पार्टी के, सबा नकवी, सीनियर जर्नलिस्ट, विवेक श्रीवास्तव जी, लीडर हैं लेफ्ट पार्टीज के। मैं पहला सवाल पूछना चाहती हूं गजेंद्र सिंह सांखला से। पहले आपके पास आने से पहले, ये सवाल पब्लिक का शो है तो पब्लिक के सवाल सुनने तो पहले जरूरी है, लाजमी है। सुनते हैं पब्लिक का सवाल। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष द्वारा सरकार का विरोध करना ठीक है, लेकिन सियासी विरोध के नाम पर कांग्रेस का ये तालिबान को पसंद करना कहां तक ठीक है। जिस तरह से आज देश में तालिबान के समर्थन में बयान दिया जा रहा है, ऐसे में मेरा सवाल यह है कि क्या विपक्ष को अब तालिबान के सहारे ही अपनी सत्ता की उम्मीद दिख रही है। विजय कौशिक जी कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अब क्या इस देश में सत्ता की भूख में आपको लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार भी तालिबान नजर आ रही है? क्या इतनी आपकी आपस में बैर और द्वेष हो चुका है कि आप तालिबान में और अपने ही देश की सरकार में फर्क नहीं कर पाते? कौशिक साहब, देखिए, सत्ता की भूख शब्द आप इस्तेमाल मत कीजिए। विपक्ष को इस देश की गरीब जनता की भूख नजर आ रही है, देश के बेरोजगारों की भूख नजर आ रही है, और इनकी जुमलाबाजी के चलते जो देश का नुकसान हुआ है, वो सारी परेशानियां देश की जनता की विपक्ष महसूस कर रहा है। इसी के चलते जो वर्तमान सरकार है उसका हम विरोध कर रहे हैं। रही बात ये कि तालिबान के साथ तुलना, देखिए, तालिबान के साथ हम कोई तुलना नहीं कर रहे, लेकिन तालिबान और सरकार में क्या फर्क रह गया? अगर यहाँ भी भूख से लोग बिलबिला रहे हैं, यहाँ भी बेरोजगारी के चलते लोग परेशान हैं, यहाँ भी कानून व्यवस्था चौपट है और रेप और मर्डर और दूसरी घटनाएं रोज अंजाम दी जा रही हों, यहाँ पर जहाँ ताकतवर लोगों के हाथ में सत्ता आने के बाद में एक आतंक का साम्राज्य खड़ा कर दिया गया हो, तो हम क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? तो इस व्यवस्था से लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में है, और जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश में बदलाव चाहते हैं, जो इस देश की उन्नति चाहते हैं, चाहे वो जीडीपी का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए रेटों का मामला हो, चाहे सरकार द्वारा सीबीआई ईडी के गलत इस्तेमाल का मामला हो, जो इस देश के हर देश विरोधी मुद्दे पर देश की जनता के साथ लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत कर रही है, तो इसमें बुरा क्या है? तो विजय कौशिक जी, आप अगर विपक्षी पार्टी हैं और सरकार के खिलाफ हैं, ये आपका हक है, ये विपक्ष का हक होता है और विपक्ष की एक तरह से ड्यूटी भी होती है, लेकिन सरकार को तालिबानी बुलाना, ये कहां तक सच है? नलिन कोहली जी, ये इतनी मुखालफत करते हैं आपकी कि आप में और तालिबान में इनको कोई फर्क नहीं नजर आता। इनको ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, भूखमरी है, तो ये सब अभी हुई है, पहले कभी थी नहीं, और ये सब दिख रहा है इन्हें, इसलिए आप हो गए तालिबान। जवाब दीजिए विजय कौशिक जी को। जी, आपने नलिन कोहली जी से पूछा है या मुझसे? नाविका जी, जैसे आपने सही कहा, नलिन कोहली जी। नाविका जी, मैं ही जवाब दूं ना? जी 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 बिल्कुल। शायद विजय जी बीच में बोल रहे थे। जी, थैंक यू। नाविका जी, आपने एक बिल्कुल सही बात उठाई कि विपक्ष का दायित्व और अधिकार दोनों है हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया में कि वो सरकार को चुनौती देते हुए प्रश्न उठाए, जनता के लिए कार्य करे, जैसे हर राजनीतिक दल को करना है। लेकिन कहीं पर भी मानवता के दृश्य से, मैं हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और कोई भी और धर्म हो, उनकी तरफ से तालिबान के साथ खड़े होना, ये कैसे विपक्ष कर सकता है, ये तो मेरे समझ से बाहर है। तालिबान मानवता के खिलाफ है।
अपने इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं। आप इस्लाम के फॉलोअर्स को पूछिए, मुसलमान भाइयों बहनों से पूछिए, कौन तालिबान के साथ खड़ा होना चाहता है तालिबानी मानसिकता को छोड़ के, उन आतंकवादियों को छोड़ के। जो दृश्य आ रहे हैं मानवता को बिल्कुल हिला देती है। आप देख नहीं सकते दृश्यों को, जो महिलाओं के साथ वहां हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चों को फेंका जा रहा है ताकि वो तालिबान के हाथ ना पड़े, और आप उसको तालिबानी मानसिकता भारत में कह रहे हैं लोकतांत्रिक। किसने आप पर गोली चलाई है? किसने किसके घर से किसको लूटा है? क्या किया है? मतलब आप अपनी सत्ता के लिए इस हद तक गिरे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, भारतीय आपको माफ नहीं करेगा, हिंदू धर्म आपको नहीं माफ करेगा, इस्लाम के जो सच्चे फॉलोअर्स हैं वो आपको माफ नहीं करेंगे, कोई धर्म के नहीं माफ करेंगे। और मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी को सत्ता की जो लालच है कहां तक ले जाएगी? पाकिस्तान इनके नेता गए मणिशंकर अय्यर जी, और वहां कहते इनको हटाइए हमको लाइए। हिंदू धर्म के खिलाफ इन्होंने बोला सैफरन टेरर मैन्युफैक्चर कर दिया इसको, ताकि कुछ ना कुछ इनका एक नैरेटिव बने। 50 साल आप सत्ता में रहे, वोट जीतकर, जनता के सामने जाकर वोट लेकर। क्या जनता के बटन में उंगली दबाने की क्षमता किसी ने छीनी है? हम बीजेपी हारती भी है चुनाव, जीतती भी है। आप भी हारते हैं और जीतते हैं, लेकिन जनता तय करती है। आपको जनता से इतनी नफरत हो गई है कि सत्ता के लिए आप भारत को तालिबान के साथ जोड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए आपकी इस सोच पर। विजय कौशिक जी, मैं पूछना चाहती हूं, 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने गिराने का काम किया गया। प्रधानमंत्री जी ने आज शायद उस रेफरेंस में कहा, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता और तोड़ने वाली शक्तियां ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। क्या गलत कहा उन्होंने? उन्होंने इतिहास के पन्नों से दोहराया ये कि सोमनाथ के मंदिर पर अटैक हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी तो मंदिरों में तब विश्वास करते हैं जब इलेक्शन आने वाले होते हैं। वो चुनावी हिंदू है ना, उनके बारे में तो कहा जाता है जनेऊ निकल आता है इलेक्शन के दौरान, चले जाते हैं मंदिरों में, 80 मंदिर घूमते हैं, जब इलेक्शन आ जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि मंदिर क्या है। राम राम करते हैं इलेक्शन के टाइम, अदरवाइज वो पूछते हैं कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम तो है ही नहीं। तो विजय कौशिक जी, ये डबल फेस क्यों? नहीं, कोई डबल फेस नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व की परिभाषा नहीं बता सकते, वो सक्षम नहीं है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। आज उन्होंने हिंदू समाज को बांटने का काम किया है, उन्होंने देश को बांटने का काम किया है। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इनसे रोजगार के बारे में पूछो तो राम मंदिर, इनसे किसी दूसरे मुद्दे पर पूछो कि महंगाई बढ़ रही है तो धारा 370। तो इनके पास मुद्दे नहीं है। कभी कहते हैं नाले की गैस से पकौड़े बनाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब संसद में बिलों को लेकर ये कहा जाता है कि बिल ऐसे पास हो रहे हैं जैसे चाट पापड़ी बनाई जा रही हो, तो मोदी जी नाराज हो जाते हैं। माननीय मोदी जी, अगर नाले की गैस से पकौड़े बनाना अच्छा काम है तो ये भी तो एक अच्छा काम है अगर संसद में चाट पापड़ी बन रही है। दूसरी बात, तो आप कह रहे हैं सरकार को तालिबानी बुलाना भी अच्छा काम है, यही अच्छा काम आप लोगों को कर दिखाना चाहते हैं। तुलना है, जैसे तुलना आपको सिर्फ कई बार हो चुकी है, तालिबान से ही करनी है। तालिबान के नजारे देखे हैं, तालिबान के नजारे देखे हैं, तालिबान के नजारे देखे आपने। शेखर अय्यर जी, विजय कौशिक जी कह रहे हैं सिर्फ तुलना ही तो की है, क्या गलत किया है? अगर मोदी सरकार को तालिबान से तुलना की है तो क्या गलत किया है? जवाब दीजिए इनको। शेखर अय्यर जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर अय्यर जी, इन्हें बताइए, तालिबान में और मोदी सरकार में कोई फर्क है या नहीं है? देखिए नाविका जी, कांग्रेस बड़ी गलती कर रही है, साथ में जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कह रहे हैं वो भी बड़ी गलती कर रहे हैं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो चीजें हो रही है और इसमें एक प्रकार से तालिबान की डिफेंस में सीधा या इनडायरेक्टली इस तरह की बातें बयानबाजी जो हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि जो गलतियां कांग्रेस इतने सालों कर आई है सेकुलरिज्म के नाम पे, जो बहुत महंगा पड़ा 2014 में और 19 में, मुझे लगता है 24 में भी बड़ी गलतियां कर रही है। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप अभी धन्यवाद दे देंगे कांग्रेस को कि इस तरह अगर जो अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो तालिबान को लेकर जो महिला सारे, केवल अफगानिस्तान की महिला नहीं, पाकिस्तान की महिला, भारत की महिला, सब बड़े शॉक्ड है
मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं अपने महिला मित्र से, पूछ रहे भाई ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों अमेरिका ने छोड़ के चला गया। इतनी शौक है। इस समय हम देख रहे हैं कि सपा के कई नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, कोई कांग्रेस के भी जो नेता बयान ऐसे दे रहे हैं। फिर वही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता है कि जो भारत के जो मुसलमान हैं उनमें कोई सेक्शन है जो तालिबान को पसंद करते हैं, तो इस तरह बयान देते जाओ। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। इस समय तालिबान से किसी को भी आप तुलना नहीं कर सकते। इसलिए नविका जी, कांग्रेस अगर सचमुच में अपने रिवाइवल की सोच रही है तो जो सेक्युलरिज्म को लेकर जो कांग्रेस अपने आप को जो बाइंड में कर चुकी है, अपने हाथ बंद रखी है, इस पर खुल के बोलना चाहिए। देखिए तालिबान को कैसे तुलना कर सकते किसी से भी। भाई एक अद्भुत चीज हो रही है वहां पे। आप सोच रहे भाई वो फ्रीडम स्ट्रगल है, ये है वो है। जो बयानबाजी ना केवल कांग्रेस नहीं है, वही सारे पार्टीज हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, जो सोचते हैं कि ऐसे करते रहो तो हो सकता है कि अल्पसंख्यक माइंडसेट पे इसको पसंद करें। लेकिन गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। तो आज जो प्रधानमंत्री का जो बयान है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। ये सच बात है। सोमनाथ को लेकर जो इतिहास है, इसमें कोई इररिफ्यूटेबल पॉइंट्स है, इसको कोई मना नहीं कर सकते। ये भी सही बात है, पंडित नेहरू का अलग विचार था कि भाई सरकार को इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए इस मंदिर बनवाने में। लेकिन उस समय जो विभाजन के बाद जो माहौल था, इस माहौल में राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे, उनका अलग विचार था। और ये सारे इतिहास है, जिस इतिहास जो कांग्रेस सेकुलरिज्म नार पे अपने पैर पर कई बार कुल्हाड़ी मार चुकी है। सबा नकवी जी, इतिहास से आप भी वाकिफ हैं। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर हिस्टोरिकल चीज है। ये क्यों सोमनाथ मंदिर पर 17 बार प्रहार हुआ, फिर भी आज वो अपनी गरिमा में वो मंदिर वहां खड़ा है। वो तस्वीरें देखो, जिनकी आस्था है, सबको तो किसी ने नहीं कहा कि आप आस्था रखिए, पर जिनकी आस्था है उनकी आस्था है। और उस आस्था का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, क्या ये कांग्रेस पार्टी को शोभा देता है? और प्रधानमंत्री ने आज 2 सिर्फ लफ्ज गए, ये कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये सोमनाथ मंदिर फिर बन के खड़ा हो गया और आज भी गरिमाशाली वहां खड़ा हुआ है। और तोड़ने वाली शक्तियां ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। तो इसको तालिबान से जोड़ना कहां तक सही है? कहां तक इनकी इमेजिनेशन जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को नीचे दिखाने की जो इनकी मानसिकता है वो दर्शाती है? नमिका जी नमस्कार। आप बहुत मजेदार शो कर रही हैं। आपने गजनी से लेकर औरंगजेब, जवाहरलाल नेहरू से लेकर तालिबान, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, सब चीज है इसमें। तो चलिए मैं शो के लिए तो मैंने बनाया नहीं, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, इसमें मजाक की क्या बात हो गई? ये इतिहास के पन्नों से है। ये मैंने बैठकर यहाँ बनाया नहीं। मैं फिल्म डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं फिल्म डायरेक्टर नहीं हूँ, मैंने कहानी नहीं लिखी है। ये इतिहास की किताबों के पन्नों से लाई हूँ। नहीं नविका जी, इस प्रोग्राम में जो एलिमेंट है वो मैं कह रही हूँ। इसमें गजनी भी है, औरंगजेब भी है, नेहरू भी है, मोदी भी है, सोमनाथ भी है, तालिबान भी है, सब कुछ है। चलिए मैं कोशिश करती हूँ इस बीच में कुछ 1-2 चीज कह दूं। नंबर 1, नरेंद्र मोदी जहां जाए वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। विपक्ष कह सकता है कि वो कभी पार्लियामेंट में जवाब नहीं देते, कि उन्होंने पेगासस के बारे में किसी को बताया नहीं, ना तो अभी तक उन्होंने क्लियरली कहा है कि बिल्कुल कुछ रिश्ता नहीं होगा अफगानिस्तान के नई सरकार से, अभी तक बताया नहीं है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं इसमें कि स्ट्रेटेजिक क्या होगा अब अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जब हमारे भारतीय भाई बहन वहां फंसे हुए हैं, आप सरकार को क्या चाहती हैं कि वो क्या कहें? नहीं, वो अलग बात है। ऑब्वियस सरकार को निकालना चाहिए, सब भारतीय को भी, और जो मजबूर अफगान भाग रहे उनको सबको लाना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन आप ये इस बात पर रहिए। तो लेकिन आप कह रही हैं कि विपक्ष देख रहा है हर जगह तालिबान। जहां तक मैंने जो रोज मैं अखबार पढ़ती हूँ, अभी तक जो मैंने देखा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तालिबान जरूर दिख गया, उनके प्रांत में उनको दिखा
उन्होंने कहा अपने असेंबली में कहा कि तालिबान, हिंदुस्तान में भी सब लोग तालिबान के समर्थक हैं। उन्होंने देवबंद भेज दिया एक कमांडो यूनिट। उनको जरूर हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में तालिबान की शायद थोड़ी सी झलक दिख गई है, उनको दिख गई है तालिबान। अब आप कह रही हैं, मुझे ये बयान दिखा दीजिए, कौन से विपक्ष का नेता कह रहा है कि हम तालिबान का समर्थन करते हैं? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? आप मुझे ये एक क्लिप दिखा दीजिए। कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान, विपक्ष, कम्युनिस्ट, लिबरल, बीजेपी जो कह रहा है कि हम तालिबान की को सपोर्ट करते हैं। सबा नकवी जी, यहाँ तो उन्होंने मोदी जी को ही जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये आतंक फैलाने वाले तो मोदी जी हैं। क्या किसी ने कहा कि मोदी जी तालिबान हैं? क्या किसी ने कहा? वो अच्छा। आप सोशल मीडिया की बात छोड़िए, आप सोशल मीडिया, क्या किसी ने कहा कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं? ये मैं आप सीधा सवाल, आपका जो सब, मैं सीधा, किसी ने कहा, किसी हिंदुस्तानी पार्टी ने ऑफिशियली कहा या स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको तालिबान, उनको जानकारी है। सबा नकवी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी जब कहते हैं देश में कई विचारधारा हैं जो आतंक फैलाकर चलती हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो उन पर लागू होती है, उन्होंने तालिबान नहीं कहा, लेकिन मतलब समझने वाले शायद समझ ही गए। हाँ, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और यूपी में मेरा खानदान रहता है, तो सीधी सी आप हेट क्राइम्स को देख लीजिए। और कांग्रेस और क्या कहेगी कांग्रेस की, बीजेपी की विचारधारा देश को टुकड़े टुकड़े कर देती है, कहेगी कांग्रेस। तो बाड़मेर का रेप आपको नजर नहीं आता, आपको यूपी में आतंक नजर आता है। राजस्थान की क्राइम रेट आपको नजर नहीं आती, आपको यूपी की नजर आती है। बहरहाल जिसका जैसे रंग का चश्मा है वैसा ही देखेगा। पर नलिन कोहली जी, सबा नकवी जी ने एक सवाल उठाया, जवाब आप दीजिए। वो कहती है कि आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि यहां तालिबानी है। देखिए साहब, हमारे ना लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हर व्यक्ति को एक अधिकार है, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत वो अपनी बात रखे। सबा जी ने भी रखी, उससे हम सहमत तो है ही नहीं। उनको वहाँ लगता है कि मुख्यमंत्री की ये सोच जो है गलत है। इंडियन मुजाहिदीन हो, सिमी हो, ये सब कहाँ से शुरू हुई थी और ये सोच कहाँ से आई थी? जम्मू कश्मीर में आईसिस के झंडे दिखे थे या नहीं दिखे थे? आज भारत का झंडा लहराता है। तो ऐसा है, सबा नकवी जी को पहले ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर में अधिकांश जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो इस्लाम का दुरुपयोग करने वाले मुसलमान हैं और उनके खिलाफ मुसलमान भाई बहन भी खड़े हैं। बाकी देश तो खड़े ही हैं, बाकी धर्म तो है ही है। लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए हमें कि जो तालिबान में लोग मर रहे हैं वो भी अधिकांश लोग से मुसलमान हैं। अभी 2 मिनट पहले सबा जी कह रही नहीं भारतीयों को भी लाना चाहिए, पर अफगानियों को भी लाना चाहिए, वो तो मुसलमान है। तो वहां उनका कहना क्या है? मतलब इस बात को क्या है ना कि मोदी जी के विरोध करने के लिए योगी जी हो, किसी को भी भारतीय से कुछ ना कुछ एक नैरेटिव बनना चाहिए। तो एक नैरेटिव बनानी है, लेकिन उस नैरेटिव को बनाने के लिए तालिबान का कंधा भी इनडायरेक्ट सेंस से भी उसका इस्तेमाल करो, ये शर्म वाली बात है। आप बिल्कुल सामने खड़े होकर दिखाइए और लड़िए ना, कहिए कि हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, संविधान में वो अधिकार है, राजनीतिक दलों को भी पूरा अधिकार है, वोट जाकर लीजिए। लेकिन ये तालिबान को इनडायरेक्टली खींचना है, ये शक्ति सिंह गोहिल जी, वो भी सोमनाथ का जब मंदिर हो रहा है, ये हमेशा हिंदू धर्म के साथ क्यों होता है कि सोमनाथ के मंदिर के पर्व पर आप तालिबानी सोच को ला रहे हैं? मतलब शर्म नहीं आती क्या आपको? आप मुझे ये बताइए, कोई मुसलमान भाई अगर अपने वहां जाता है मस्जिद, कोई ईसाई बहन या भाई जाते हैं वहां अपने चर्च में, आप वहां जाकर ऐसी बात करेंगे क्या? तो मुझे बड़ा दुख होता है, राजनीति के लिए हर बार इस प्रकार की वार करना ये कहां तक उचित है और ये मानवता के खिलाफ है। नेहरू जी अगर कहें कि आप सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाना चाहते हैं, ये हिंदू रिवाइवलिज्म होगा, ये सही नहीं है, वो सेक्युलर थॉट है। और अगर वो कहते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन्हें सोमनाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये दर्शाता है कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सेक्युलर है।
हिंदुओं समय को दे तो मैं दबाना नेहरू जी की सेक्युलर सोच है समाज जागरूक। और प्रधानमंत्री को तालिबानी बुलाना इनका हक है, लेकिन सवाल पूछे अगर कोई कि आपको चुनावी दौर में क्यों नजर आते हैं मंदिर, तो ये सवाल उठाना है किसी के धर्म पर और धर्म को रिजर्व करना है किसी एक पार्टी के लिए। अगर हाईकोर्ट 5 जज बेंच से एक ऑर्डर देती है और कहती है कि गलत हुआ जो हुआ बंगाल में और उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता बंगाल में, तो कोई बात नहीं, वो तालिबानियत नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी कहें कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता, तो ये तालिबानी सोच है। छोटा सा ब्रेक लेती हूं, ब्रेक के बाद लौट कर आती हूं। विवेक श्रीवास्तव इंतजार कर रहे हैं, आपके पास आऊंगी विवेक श्रीवास्तव जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। कुछ विचारधारा हमारे देश में भी ऐसी है जो मानवता पे नहीं, जो एक किस्म का आतंक फैला के चलते हैं। मैं मानता हूं कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां गई पूरा वहां पे मोहब्बत हो गया। आतंकवाद के खिलाफ आज ऐसे लोग बोल रहे हैं जिसने इस देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया। दर्शकों, आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो में। और आज ब्रेक के बाद जब शुरू करने जा रहे हैं वापस ये डिबेट, पहले सुनते हैं पब्लिक के क्या सवाल है। मोदी जी के प्रति अनादर दिखाते दिखाते विपक्ष देश का सम्मान करना ही भूल गए। आखिर चाहते क्या है विपक्ष? किस तरह की सोच रखते? देश के सामने एक सवाल है। मोदी विरोध में कांग्रेस और उसके प्रवक्ता पाकिस्तान और तालिबान और आतंकवाद की तरफ से बैटिंग क्यों करते हैं? जनता को आज सबसे ज्यादा निराश भारत के विपक्ष ने किया है। यह जनहित के मुद्दे और देश हित के मुद्दे कब उठाएंगे? विपक्ष को हिंदुस्तान में तालिबान दिखता है, यह सवाल आज पब्लिक का। और पूछते हैं यही सवाल जो पब्लिक ने पूछा है, तालिबान के सहारे विपक्ष को सत्ता की उम्मीद है क्या? और तालिबान क्या चाहती है? क्या मोदी जी से कंपैरिजन सही है? सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक में लोग। विवेक श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि क्या आपका विपक्ष का एक ही धर्म है कि आप प्रधानमंत्री जी का अनादर करें और रोज अनादर करें, हर बात पर अनादर करें, तालिबान से भी मिला दें? जब आप मोदी जी को तालिबान से कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो आप पता क्या करते हैं? आप 135 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनका अनादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने चुना है, उन्होंने चुना है इस देश में। और 2014 में भी चुना था, 2019 में उससे ज्यादा बहुमत से चुना है। तो आप क्या लोगों को समझते हैं कि वो तालिबान को इस देश में वोट दे रहा है? देखिए, नहीं, अब आप सुने ध्यान से। देखिए, हमारे प्रजातंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर रूलिंग पार्टीज के साथ ऑपोजिशन का भी एक रोल है जो डिफाइंड रहा है। बीजेपी में ये नरेंद्र मोदी साहब तो 6-7 साल से हैं, यहाँ पे कई सालों तक कांग्रेस भी रही है। और आप मुझे एक बात बताइए, आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि साहब कैसे आरएसएस बीजेपी को तालिबान के साथ इक्वेट कर दिया गया। 35 साल लेफ्ट ने रूल किया बंगाल में, 20-25 साल त्रिपुरा के अंदर, 10 साल मणिपुर, केरल में आज भी हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस को और लेफ्ट को एंटी नेशनल कहती है बीजेपी, इसके बारे में आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज इस देश की एंटी नेशनल हैं? क्या नेशनलिज्म का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है,
ये मेरा एक प्रश्न है। दूसरी बात, जब से नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आया है एक बिटरनेस समाज के अंदर बढ़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे, उनसे हमारी बड़ी मुखालिफत थी। मैं उनकी डिसइन्वेस्टमेंट नीति के खिलाफ हूं, मैं उनके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, मैं उन्होंने पेंशन को बंद करी खिलाफ। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक डेमोक्रेट थे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को संभालते थे और ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट मिलती थी। हर बिल से पहले डिस्कशन, एंड देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन इन 7 RCR बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी एंड द ऑपोजिशन लीडर्स, वेदर दे वर ऑफ लेफ्ट और ऑफ कांग्रेस। वो कल्चर अब आज आपके समाज में नहीं है। आप कोई भी बिल लाते हैं, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करते, 370 पे आपने डिस्कशन नहीं किया। एक कोई रीजनल बिल आप लाएंगे लव जिहाद का, ऑपोजिशन को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। अभी तालिबान की प्रॉब्लम आ रही है, ऑपोजिशन से आप बात नहीं कर रहे हैं, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। तो एक बिटरनेस का माहौल जो है इसको हटाने की जरूरत है। नलिन कोहली जी, इसके अंदर नलिन कोहली जी जवाब दीजिए कि ये इनका कहना ये है कि हम आपको इसलिए तालिबान बुलाते हैं क्योंकि आप हमको एंटी नेशनल बुलाते हैं और आप हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होती और बिटरनेस बहुत मैं प्राइम मिनिस्टर को तालिबानी नहीं बुला रहा हूं और बुलाना भी नहीं चाहिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो सम्मान शब्दों में होना चाहिए जरूर होना चाहिए, लेकिन हम उनकी मुखालिफत मुद्दों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर करेंगे। तो आपका कहना है कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने जो कहा है वो सही है। देश में कई विचारधारा है जो आतंक फैलाकर चलती हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उन पर लागू होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी आतंक फैला रहे हैं? देखिए, नहीं, प्रधानमंत्री जी अब जो अगर आरएसएस एक हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तृत तरीके से बात करेगी, या उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं और तालिबान के इशू को हम इंडिया या यूपी के मुसलमानों से जोड़ेंगे, जैसा सबा नकवी ने अभी आपके शो पे कहा, और हम कहेंगे साहब कि ये देखिए साहब जिस तरह से तालिबान आ गया और क्या क्या वहां हो रहा है, कल इन मुसलमानों का राज्य अगर हमारे देश में विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने बहुत सरल सा सवाल पूछा है, बहुत सरल सा सवाल पूछा है। आप क्या सहमत हैं कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यहां पर प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार आतंक फैला रहे हैं। आतंक एक बहुत सीरियस शब्द है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, आप इनसे अग्री करते हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार आतंक फैला रही है? देखिए एक जो इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद का रिवाइवल किया है, उससे वायलेंस की इंसिडेंसेस जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं बढ़ी हैं। अभी आप कानपुर का इंसिडेंस देख लीजिए जो वहां पर हुआ, फिर जंतर मंतर पे आपके चैनलों पे हमने डिबेट करी जब नारे लगाए गए मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस के। ये इंसिडेंसेस पहले नहीं होती थी, चाहे बीजेपी के कार्यकाल में भी नहीं होती थी। पालघर में साधुओं को मार दिया, पालघर में साधुओं को मार दिया, तो आपको तो दर्द हुआ नहीं होगा, वो भी आपको सही लगा होगा कि कोई बात नहीं, हिंदू मर जाए तो कोई बात नहीं, हिंदू मर जाए तो कोई बात नहीं। आपको हिंदू शब्द से इतनी परेशानी क्यों है? आपको हिंदू शब्द से इतनी परेशानी क्यों है? और मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये जो आतंक आप कह रहे हैं ये हिंदुओं ने फैलाया है, मोदी जी के कार्यकाल में फैलाया है, यही कहना चाह रहे हैं? तो हिंदू आतंक फैलाते हैं, लेकिन सेक्युलर, ये लोग सेक्युलर हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हिंदू आतंक फैलाते हैं। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए, नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि रोज हिंदुओं को गाली दो, रोज हिंदुओं को नाम बुलाओ, हिंदुओं को तानाशाह कहो, हिंदुओं के बारे में कुछ भी कह दीजिए, आप सेक्युलर रहेंगे। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ तालिबानी सोच की बात करेंगे तो वो मुसलमानों पर आतंक हो गया। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। मैंने विवेक जी को बड़े ध्यान से सुना। विवेक जी ने जो पहला आपने प्रश्न पूछा नाविका जी, बड़े अदब से अच्छे जवाब दिया उन्होंने, और बात जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका एक अधिकार बनता है विपक्षी दल का, उस सब की बात की। लेकिन जब मूल सवाल आपने पूछा कि शक्ति सिंह गोहिल जी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तालिबानी सोच एक किस्म से जोड़ने की बात की,
तो उस पर उन्होंने यहां तक तो जरूर कह दिया कि प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द नहीं कहने चाहिए, और वो उचित भी बात है, सही कहा उन्होंने, लेकिन उसकी निंदा नहीं की। मैं लगातार देख रहा था, बहुत कुछ उन्होंने उसके बाद कहा, लेकिन निंदा बिल्कुल नहीं की। तो ये राजनीतिक बात हो जाती है, और यही उसी से ही हमें परेशानी है कि भाई राजनीति करना आपका अधिकार है, जनता के लिए लड़ना, बीजेपी अगर आप उनके साथ नहीं है, उनके विरोध भी करना राजनीतिक रूप से, वो भी आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन तालिबान से कोई व्यक्ति इस बात को जोड़े, ये कहां रुकेगी गाड़ी विवेक जी? कांग्रेस तो अपनी राजनीति के लिए करना चाह ही रही है और कर रही है लगातार, लेकिन लेफ्ट पार्टीज कम से कम अगर आपको अपनी राजनीति अलग करना है तो आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? इस बात की क्यों नहीं निंदा करते आप? मैं किसी के लिए भी कहने को तैयार हूं, उनके लिए खिलाफ कोई खड़े व्यक्ति हैं केरल में, उनके खिलाफ खड़े हैं केरल में, उनके साथ खड़े हैं बंगाल में, जीरो पर उतर आए हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि इस देश में जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, आप उनको कहें कि आप रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन रहे, मैं समझ सकती हूं, लेकिन उनको कहें कि उनकी वजह से आतंक फैला हुआ है, वो सही है, वो सेक्युलर है? नलिन कोहली जी बिल्कुल हमने हिंदू बिल्कुल। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, नाविका जी, ये ना गलतफहमी है इन सबको कि ऐसी बात अगर करेंगे, हिंदू विरोधी बात करेंगे, प्रधानमंत्री पे वार करेंगे, तालिबान से जोड़ेंगे तो मुसलमान भाई बहन खुश होंगे। बिल्कुल गलत सोच है। ये पूरी लड़ाई जो है, तालिबानी मानसिकता की लड़ाई जो है, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, ये मानवता की एक लड़ाई है, अमानवता के खिलाफ। और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जू, जितने धर्म है सब खड़े हैं। जो धर्म में भी नहीं मानते वो भी खड़े हैं। और इनको पता नहीं क्यों इन राजनीतिक दलों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हम ऐसा करेंगे, मोदी जी का विरोध करेंगे तो ऐसा है कि शायद हमारे मुसलमान वोटर बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फॉर्मूला तो विजय कौशिक जी, ये फॉर्मूला तो विजय कौशिक जी कई राज्यों में आपने इस्तेमाल कर लिया, फॉर्मूला ये चल नहीं रहा है, फेल फॉर्मूला है, फिर भी आप इसी पे लगे हुए हैं, इसी से अपना नापना चाहते हैं। कभी कहते हैं हम मुसलमान पार्टी हैं, कभी कहते हैं हम मंदिर जाएंगे। चाहते क्या हैं आप विजय कौशिक जी? शायद आपने म्यूट कर दिया है, अपना बटन म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी देश में सर्वधर्म सद्भाव चाहती है, जिसके लिए हमारे पार्टी के कई नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। और मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम तालिबान के खिलाफ हैं, इसलिए भारत में भाजपा तो इसीलिए मोदी जी को तालिबान से जोड़ रहे हैं। आप तालिबान के खिलाफ हैं, इसीलिए मोदी जी को तालिबान से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप मोदी जी के भी खिलाफ हैं। वो गणित में, मैथमेटिक्स की क्लास में सिखाया जाता है, A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C। इसका मतलब हम तालिबान के खिलाफ हैं, हम मोदी जी के खिलाफ हैं, इसीलिए मोदी जी तालिबान है, इसीलिए मोदी जी तालिबान है। ये है आपका इक्वेशन, ये है आपकी सोच, और ये आप चाहते हैं कि देश भर का बच्चा इसे मान ले और इसे समझ ले। जासूसी नहीं करवा सकते, उन पर ऐसे सिस्टम नहीं है, और मोदी जी तो जासूसी करवा सकते हैं। तो मोदी जी से तो तालिबान जी, जासूसी आपने नहीं कराई, जासूसी अभी शुरू हुई है, डिस्कवरी अभी हुई है। जासूसी जिसने भी की, जब भी की, गलत की, लेकिन आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जासूसी शब्द का आपको मतलब ही नहीं मालूम। शेखर अय्यर जी याद कीजिए वो जमाना, कितनी किताबें लिखी गई हैं इंदिरा गांधी के जमाने की, राजीव गांधी के जमाने की। आप भी इतिहास को देखिए। उतना दूर क्यों जा रहे हैं? जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उस समय च्युइंगम की कांड सबको याद है। टेबल के नीचे जो च्युइंगम लगा दी गई थी प्रणब मुखर्जी के टेबल के नीचे नॉर्थ ब्लॉक में, हम सब जानते हैं कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो विजय लगाई जा रही थी। तो विजय कौशिक जी मुझे बता दीजिए, हिंदू शब्द से इतनी एलर्जी क्यों है? हमें हिंदू शब्द से क्यों एलर्जी होगी? अरे आप ये देखिए, हमारी पार्टी में सभी ज्यादातर लोग हिंदू हैं, इस पार्टी को खड़ा करने वाले लोग हिंदू हैं,
हम तो सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं, जो कि वैदिक धर्म का मूल मंत्र है, जो कि हिंदुत्व का मूल मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब तालिबानी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को जब तालिबानी कहते हैं, मुसलमानों पर अट्रॉसिटी कहते हैं, तब तो आपको हिंदू धर्म नहीं याद रहा था, पालघर के साधु नहीं याद आते। कभी कहा, कभी दो आंसू उनके लिए भी बहाए, पालघर के साधुओं के लिए, कभी उनके लिए। आप जिस राज्य में हिस्सेदार हैं जिस सरकार में, महाराष्ट्र में, कभी उनसे कहा कि क्या हुआ भाई उस इन्वेस्टिगेशन का? मोदी जी की तुलना तालिबान से नहीं की जा सकती, क्योंकि मोदी जी तालिबान से भी 4 कदम आगे हैं। मैं आपको क्या कह दिया विजय कौशिक जी ने? मोदी जी तालिबान से भी 4 कदम आगे हैं। आप कह क्या रहे हैं? आपने ये कहा, आप अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कह रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को आप कहते हैं तालिबान से ज्यादा खराब है। कह रहे हैं उन्हें तालिबान नहीं कह सकते, वो तालिबान से 4 कदम आगे। इसकी निंदा होनी चाहिए और कड़े से कड़े शब्दों में। जो मैं एक चीज कह दूं, ये कांग्रेस बहुत ज्यादा गलत। देखिए, मैं एक सीधी सी, ये जो हम लोग सबसे बड़ी शक्ति है, आप शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि अब 7वां साल चल रहा है आपका विपक्ष में। मानसिक संतुलन शायद खो चुके हैं कि आप ऐसे शब्द निकाल सकते हैं अपने मुंह से। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता इस कदर निचले स्तर की बात अपने जबान पर भी ला सकते हैं। सबा नकवी जी कहते हैं देश को रोटी मैं बोलूं तो ये चुप हो जाए तो फिर मैं बोलूं। जो किसान जनाब हैं उनको न्याय चाहिए। आप हमें भी बोलने दीजिए। जो आपने कहा है बहुत गलत चीज कही है, बहुत गलत चीज आपने कही है। चाहे हम लोग अपोज करें मोदी जी को, लेकिन इस तरह की जबान जो मुझे कहने दीजिए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि तालिबान एक स्पेसिफिक फिनोमेना अफगानिस्तान, पाकिस्तान से निकला हुआ, ये एक फिनोमेना जिसको पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया ने क्रिएट किया था सोवियत एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ हम लोग क्यों, मैं अपील करूंगी आपके प्रोग्राम से के थ्रू, हम लोग क्यों तालिबान जो वहां हो रहा है उसको अपने मुल्क के पॉलिटिक्स में ये फिनोमेना को ला रहे हैं? हम लोग क्यों इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? भारत नहीं चाहता तालिबान का एक साया भी पड़े इस देश पर। और विजय कौशिक जी, आज आपने जो शब्द कहे हैं उससे मुझे ही नहीं पर इस देश के हर नागरिक को उससे तकलीफ होती है। विजय कौशिक जी, मैं आपको एक ऐसा चांस देना चाहती हूं कि अगर आप चाहें तो अपने ये शब्द वापस ले लें। आपने कहा मोदी जी तो तालिबान से भी 4 कदम आगे हैं। मैं आपसे पूछना, भाई हम ताकत में, मोदी जी ताकत में तालिबान से 4 कदम आगे हैं, योग्यता में 4 कदम आगे हैं, हर चीज में, राजनीति में 4 कदम आगे हैं। विजय कौशिक जी, क्या तुलना कर रहे हैं? विजय कौशिक जी, आप क्या कह रहे हैं? विजय कौशिक जी, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। किस तरह की सोच है, किस तरह की आपकी बोली है कि इस देश के प्रधानमंत्री को आपने नहीं चुना होगा, लेकिन इस देश की जनता ने चुना है। आप जब उन्हें ऐसा कहते हैं, तो आप इस देश के हर उस नागरिक की तौहीन करते हैं, हर उस जनता के, हर उस आदमी की, हर उस औरत की, हर उस बच्चे की आप अवमानना करते हैं। नलिन कोहली जी, ये अपने आप में शॉकिंग है। ये कांग्रेस की सोच है। मैं आपसे ये कहूं, नाविका जी, इतनी शर्मनाक सोच हो गई है कांग्रेस पार्टी की, ये अकाल्पनिक है, ये अकाल्पनिक है। कांग्रेस पार्टी जो 50 साल है, उनके राष्ट्रीय नेता और मैं समझती थी कि शायद आपके मुंह से गलती से निकल गया होगा, लेकिन मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दोबारा दी कि अगर आप अपने शब्द वापस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन विजय कौशिक जी, मैं अचंभित
उम्मीद हूं कि इस देश की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में है वो ऐसी सोच रखती है कि अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो इस कदर गिरा हुआ बयान दे दे। नाविका जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, नाविका जी आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि इसको हर कांग्रेसी के डिबेट में दिखाइए, ताकि लोग जो है देखें कि कांग्रेस की असली घिनौनी सोच कितनी हो गई है। भाजपा की घिनौनी सोच देखिए, लाशें तैर रही थी आप बिल्कुल हर बार दिखाइए, चैनल के प्रोमो में दिखाइए, ताकि पूरे देश की जनता एक एक करके पूरे 125 करोड़ 130 करोड़ भारतीय जो है देखे कि कांग्रेस की क्या सोच हो गई है। विजय कौशिक जी, सत्ता के लालच में कभी भी किसी को इतना नशे में नहीं डूबना चाहिए कि वो अपनी हद पार कर ले, अपनी बाउंड्री भूल जाए और वो सही और गलत का फर्क भूल जाए। दर्शकों, इस देश में जनता जनार्दन वो ही है आखिरी फैसला करने वाली। आज मैं अपना नजरिया बताना चाहती हूं। इस तरह की बातें सुनकर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो देख रहे हैं इस वक्त विपक्ष में, वो है मानसिक संतुलन का बिगड़ना। इतना बिगड़ चुका है मानसिक संतुलन कांग्रेस पार्टी का कि वो सत्ता किसी न किसी तरीके से लेना चाहती है अपने हाथ में। लेना ही नहीं, लूटना चाहती है। जिस तरह सोमनाथ मंदिर लुटा और जिसकी निंदा आज प्रधानमंत्री ने कही, आज वही वार प्रधानमंत्री पर खुद कर दिया। उन्हें तालिबान से भी 4 कदम आगे बता दिया। क्या इस देश का कोई भी नागरिक ये बर्दाश्त कर सकता है? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ एक इंसान नहीं होता, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक इंस्टीट्यूशन है जो इस देश की लोकतांत्रिक और प्रजातंत्र की प्रतीक है, और इसकी रिस्पेक्ट करना, इसे इज्जत देना हर एक भारतीय का ना सिर्फ उसका कर्तव्य है, ये उसका दायित्व भी है। आज कांग्रेस ने इस रेखा को पार कर दिया। ये जो लक्ष्मण रेखा हमारे लिए संविधान में भी बनाई गई है, इसका पार करना मतलब यही दर्शाता है कि ये पार्टी सत्ता की भूख में, सत्ता की आग में जल रही है, झुलस रही है, और अब इस तरह के वक्तव्यों पर उतर आई है। इससे गरिमा किसकी कम होती है, देश की या कांग्रेस पार्टी की? दर्शकों, फैसला छोड़ती हूं आप पर, क्योंकि जनता की अदालत ही सबसे ऊंची अदालत है, जहां ऐसी राजनीति का जवाब मिलता है। मेरे साथ सवाल पब्लिका पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इजाजत लेती हूं, फिर मिलूंगी कल इसी शो पर, यहीं रात 8 बजे सोमवार को।